नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम कक्षा बीए सेकंड ईयर के पेपर सेकंड में केंद्रीय सत्ता के प्रति राजपूताना के शासकों की नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके तहत मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश और महाराणा प्रताप द्वारा अकबर के साथ किए गए संघर्षों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यद्यपि जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा, उसको राजपूताना के शासकों के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु हुमायूं अपनी अदूरदर्शिता के कारण राजपूतों की मैत्री को प्राप्त नहीं कर पाया। रानी कर्मावती के पश्चात मेवाड़ में उदय सिंह शासक बने। बाबर और उसके बाद अफगानों द्वारा, प्रांतीय मुस्लिम शासकों द्वारा तोप खाने के प्रयोग के द्वारा चित्तौड़ पर अफगान प्रभुत्व स्थापित हुआ और उदय सिंह ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि चित्तौड़ जैसे दुर्ग को अपनी सत्ता का केंद्र बनाना उचित नहीं रहेगा। अतः उसने शेर शाह के आक्रमण के पश्चात गिरवा प्रदेश, जो कि उदयपुर की चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, को अपनी शक्ति का केंद्र बनाने का निश्चय किया, क्योंकि यह गिरवा क्षेत्र चित्तौड़ की अपेक्षा अधिक सुरक्षित था। इसीलिए उसने 1559 ईस्वी के आसपास अपनी नई राजधानी उदयपुर की नींव रखी और लोगों को वहां बसाना शुरू किया। इसके साथ साथ उसने बूंदी के हाड़ाओं के साथ अपनी पुरानी शत्रुता को भुलाकर मैत्री संबंध स्थापित किए। सिरोही के मानसिक देवड़ा को भी आश्रय प्रदान किया और भोमट, जूड़ा, ओगना और पानरवा के सरदारों को अपने अधीन लाकर सशक्त राज्य की स्थापना शुरू की। परंतु राव मालदेव के साथ उसका वैमनस्य बराबर बना रहा। परंतु फिर भी जब तक अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब तक उदय सिंह अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने में सफल हो गया था। उदय सिंह के पश्चात उत्तराधिकार का संघर्ष मेवाड़ में हुआ। उदय सिंह ने अपनी भटियानी रानी के प्रभाव में आकर उसके बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु प्रताप सबसे बड़े थे और मेवाड़ के अधिकांश सरदार प्रताप को गद्दी पर बिठाने के पक्ष में थे। अतः प्रताप ने थोड़े से उद्यम के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार
कर लिया। नैन्सी की ख्यात के अनुसार प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया अर्थात 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। उनकी माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। प्रताप ने राज्याभिषेक से रुष्ट जगमाल को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, परंतु जगमाल रुष्ट होकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर का परगना जागीर में देकर उसे शाही सेवा में मनसबदार बनाया और 1581 ईस्वी में उसे सिरोही का आधा राज्य भी प्रदान किया, लेकिन वह अधिक समय तक राज्य का सुख प्राप्त नहीं कर पाया। उसके साले ने ही उसके विरुद्ध विद्रोह किया और 1583 में वह साले के हाथों मारा गया। दूसरी तरफ गोगुंदा में राज्याभिषेक होने के बाद महाराणा प्रताप कुंभलमेर गए और वहां से मेवाड़ पर शासन करने लगे, परंतु प्रताप के लिए मेवाड़ की गद्दी कांटों की सेज प्रमाणित हुई। दीर्घकालीन युद्ध के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अत्यंत अस्त व्यस्त हो चुकी थी। चित्तौड़ के दुर्ग सहित मांडलगढ़, बदनौर, बागौर, जहाजपुर, रायला इत्यादि पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। 1571 ईस्वी तक जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी मुगलों के अधीनस्थ बन चुके थे। मेवाड़ का राज्य उत्तर, पूर्व और पश्चिम में मुगल प्रदेशों अथवा उनके आश्रित राज्यों से घिर चुका था। मेवाड़ की केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी सीमा ही मुगल प्रभाव से मुक्त रह गई थी। 1567 के मुगल आक्रमण के परिणाम स्वरूप मेवाड़ के अनेक सरदार और हजारों शूरवीर सैनिक समाप्त हो चुके थे, अतः सैन्य दृष्टि से भी मेवाड़ काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। इसके अलावा अकबर मेवाड़ की स्वतंत्र सत्ता को अपने अधीन लाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। ऐसी स्थिति में प्रताप के सामने दो ही मार्ग थे। पहला, अन्य राजपूत शासकों की भांति अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए उसके साम्राज्य की व्यवस्था का अंग बन जाना। ऐसा करने पर यद्यपि उसे मेवाड़ का राज्य मिल सकता था और समूचे राज्य में सुव्यवस्था भी स्थापित हो सकती थी, आर्थिक समृद्धि की ओर भी बढ़ा जा सकता था और मुगल साम्राज्य के मनसबदारों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी उठाया जा सकता था। और दूसरा मार्ग था अपनी स्वतंत्रता और सर्वोच्चता को बनाए रखना, परंतु यह मार्ग सरल नहीं था और इसके परिणाम अधिक आशाजनक भी नहीं दिखाई दे रहे थे। इस मार्ग को अपनाने का अर्थ था मुगलों के साथ घातक और लंबे संघर्ष का सामना करना। इन दोनों मार्गों में से अंत में प्रताप ने दूसरा मार्ग चुना, जो कि सिसोदिया वंश के गौरव और उसकी शानदार परंपराओं के अनुकूल था। पृथ्वीराज चौहान से लेकर राव मालदेव तक राजपूत शासकों ने अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए जिस संघर्ष में मार्ग को अपनाया था, महाराणा प्रताप ने भी उसी मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उपयुक्त परिस्थितियों का निश्चयात्मक ढंग से मुकाबला
करने का संकल्प लेने के साथ महाराणा प्रताप ने बड़े आत्मविश्वास के साथ भावी संघर्ष की तैयारी करनी शुरू की। उसने मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदारों और आदिवासी भीलों की सहायता से एक शक्तिशाली सेना संगठित की। अपनी सैन्य व्यवस्था में उसने आदिवासी भीलों को महत्वपूर्ण प्रदान कर उनको गौरवपूर्ण सम्मान दिया। मुगल आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से वह अपनी राजधानी को गोगुंदा से केलवड़ा ले गया। इसके बाद उन्होंने मेवाड़ की जनता में साहस और उत्साह का संचार किया ताकि वह भी मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एकजुट होकर तैयार हो सके और मानसिक रूप से मजबूत हो सके। प्रताप की तरह अकबर के सामने भी दो ही रास्ते थे, या तो वह भारत को दृढ़ इस्लामी परंपराओं के आधार पर संचालित करता या एक नए रास्ते पर भारत को ले जाता। अकबर के पहले के अधिकांश मुस्लिम सुल्तानों ने पहले रास्ते को चुना और परिणाम उनके आशा अनुकूल नहीं रहा। अतः अकबर ने अनुभव किया कि केवल रूढ़ इस्लामी परंपराओं को आधार बनाकर भारत में साम्राज्य की स्थापना करना सरल कार्य नहीं है। अतः उसने भी अब दूसरा मार्ग चुना। उसने हिंदुओं, विशेषकर राजपूतों के सहयोग से अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा का साधन ढूंढा। वह राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित कर उन्हें अपना आश्रित बनाकर अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत समूचे भारत को एक इकाई के रूप में संगठित करना चाहता था। उसने इस उदार नीति के बावजूद अकबर ने किसी को भी अपने पर कभी हावी नहीं होने दिया। जब प्रताप ने उसके विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुना तो उसने भी प्रताप के अस्तित्व को समाप्त करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि अब तक मेवाड़ और सिरोही के अलावा अन्य सभी राजपूत शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, बल्कि आमेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के राजघरानों ने तो अपनी बहन बेटियों के विवाह भी अकबर के साथ कर दिए थे। महाराणा प्रताप को केवल जोधपुर के रावचंद्र सेन और सिरोही के सुल्तान सेन से ही थोड़ा बहुत सहयोग मिल पा रहा था। प्रताप की गद्दी पर बैठने के बाद अकबर ने प्रारंभ में प्रताप के विचारों को जानने का प्रयत्न कर उसे समझाने का प्रयास किया ताकि बिना रक्तपात के वह संपूर्ण राजस्थान पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सके। प्रताप के राज्याभिषेक के मात्र 4 महीने बाद ही अकबर ने अपने विश्वस्त और राजनीतिक वार्ताओं में दक्ष अमीर जलाल खां को प्रताप के पास भेजा, परंतु जलाल खां को अपने मिशन में सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार अप्रैल 1573 में उसने आमेर के राजकुमार मानसिंह को उदयपुर जाकर प्रताप को समझाने का दायित्व सौंपा। संभवतः अकबर का ये मानना था कि प्रताप की जाति और धर्म का प्रभावशाली व्यक्ति इसके लिए उपयुक्त होगा। मानसिंह डूंगरपुर को जीतकर सलूम्बर होता हुआ उदयपुर पहुंचा और जून 1573 में प्रताप से उनकी भेंट हुई, परंतु प्रताप ने इसको मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि मानसिंह ने प्रताप को समझाया कि वह अकबर की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर उसके साथ मैत्रीपूर्ण समझौता
करने के लिए उसके दरबार में उपस्थित होने हेतु चले, लेकिन प्रताप को यह पसंद नहीं था। मानसिंह और प्रताप के बीच में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के कई रोचक प्रसंग भी हमें सुनने को मिलते हैं। यद्यपि वो कहाँ तक ठीक थे, उसके बारे में निश्चय पूर्वक कहा जाना ठीक नहीं है। राजपूती इतिहासकार, चारण साहित्य और मुस्लिम इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। मान सिंह के बाद अकबर ने अपने राजदूत की हैसियत से राजा भगवंत दास को सितंबर 1573 में प्रताप के पास भेजा, परंतु भगवंत दास भी अपने मिशन में सफल नहीं हुए। इसके पश्चात दिसंबर 1573 में टोडरमल ने प्रताप से मुलाकात की, परंतु टोडरमल भी प्रताप को झुका नहीं पाए। अब समझौते का द्वार पूर्णतया बंद हो चुका था और युद्ध के अतिरिक्त अकबर के सामने कोई विकल्प नहीं शेष रहा था। अकबर किसी भी कीमत पर स्वतंत्र मेवाड़ के अस्तित्व को सहन करने हेतु तैयार नहीं था, तो प्रताप अपनी और अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करने के लिए कृत संकल्प था। वस्तुतः यह दो भिन्न आदर्शों की सर्वोच्चता के मध्य संघर्ष था। संयोगवश इस समय अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य का अंग बनाने हेतु पिछले 1 वर्ष से मुगल सेना का अधिकांश भाग इन प्रदेशों में सैनिक अभियानों में व्यस्त था। इधर राजस्थान में जोधपुर का चंद्रसेन भी अकबर की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा था और अकबर के कुछ श्रेष्ठ सेनानायक राय सिंह, जलाल खां और शाहबाज खां उसके विरुद्ध मोर्चा जमाए बैठे थे। काफ़ी संघर्षों के बाद 1576 में मुगल सेना सिवाना को जीतने में सफल रही और बंगाल में भी मुगलों की जीत सुनिश्चित हो गई। सिवाना और बंगाल को जीतने के बाद अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। क्या अब दोनों ही पक्षों के पास केवल युद्ध ही एकमात्र विकल्प था? न तो प्रताप अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखना चाहता था और न ही अकबर प्रताप की स्वाभिमान को सहन करने को तैयार नहीं था। अतः दोनों ही पक्षों ने युद्ध की तैयारियां शुरू की, जो अंततः 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में परिणित हुई। आज हम इस व्याख्यान में इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम हल्दी घाटी का युद्ध और हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम और युद्ध के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।